हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। सो एट्थ पे कमीशन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण बनने वाली है और इसकी जो भी नई अपडेट आई है इस वीडियो में हम उस बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरल है, क्या पे लेवल मर्जर हो रहा है, डीए और डीआर मर्ज हो रहा है, फिटमेंट फैक्टर की क्या बात चल रही है, मिनिमम पेंशन 6,000 तक की बात चल रही है, इस बारे में क्या अपडेट है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में बात हो रही है कि उसको 3,000 तक रखा जाएगा, ओपीएस रिवाइवल की डिमांड हो रही है। अब सिविल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी चाह रहे हैं कि ओपीएस फिर से वापस लेके आया जाए, जैसे कि डिफेंस पर्सनल को मिल रहा है वैसे ही उनको भी ओपीएस मिलना चाहिए, ऐसी भी डिमांड आगे आ रही है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में बोला गया है कि इसको कॉलेज तक कवर करने की बात है, रिस्क अलाउंस को बढ़ाने की बात चल रही है, इसको एक्सपेंशन की बात चल रही है। और एमएसीपी क्या होता है दोस्तों? मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो अब सरकार ने 8 पे कमीशन को अनाउंस 16 जनवरी 2025 को ही कर दिया था। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आता है और उसके बाद 8 पे कमीशन पर सरकारी एक्टिविटी स्लो हो गई। 6 महीने बीत गए, 8 महीने, आज 8वां महीना चल रहा है और अब तक चेयरमैन का पता नहीं है, मेंबर्स की अनाउंसमेंट हुई नहीं है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया। इस डिले पर एम्प्लॉय बॉडीज ने बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया और रिसेंटली 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ और एमपी भुवनेश्वर कलिता ने पूछा कि जेसीएम ने 8th पे कमीशन पर क्या सजेशंस दिए हैं और इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया कि जेसीएम के सजेशंस को सरकार कंसीडर कर रही है, जेसीएम के सजेशंस हमको मिल गए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और स्टेट से भी उनके इनपुट्स मांगे गए हैं, तो सब कुछ प्रोसेस में है। ये बात कहकर अपना जवाब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कंक्लूड कर दिया। लेकिन अब दोस्तों ये जेसीएम क्या है? जेसीएम की फुल फॉर्म है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक रिप्रेजेंटेटिव सेटअप है जिसमें सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, सर्विस कंडीशन और वेलफेयर पर सरकार से बात कर सकती है। इसके 3 लेवल पे ये जेसीएम काम करता है और नेशनल लेवल पे इनके सेक्रेटरी भी होते हैं और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1966 में इसका गठन किया गया था। तो अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो जेसीएम क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन ये जेसीएम 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि ये क्लास 1 एम्प्लॉयज का या फिर मैं बोलूं कि क्लास 1 ऑफिसर्स के बारे में बात नहीं करती है और दूसरा कि आर्म्ड फोर्सेस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सजेशंस इसके थ्रू नहीं जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस के सजेशंस अलग चैनल से जाते हैं, वो अलग चीजें होती हैं, तो उसके बारे में भी जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी या फिर जेसीएम बात नहीं करती है। अब रिसेंटली जेसीएम के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने इंटरव्यू में बताया कि इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, 8th पे कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है लेकिन पब्लिक नहीं किया है और 8th पे कमीशन के जो बेनिफिट्स हैं वो जरूर 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। तो अगले 1-2 महीने के अंदर चेयरमैन और मेंबर्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच 22 वाली सिचुएशन बन जाती है क्योंकि ये तो उन्होंने बोल दिया कि 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट्स जो है वो लागू हो जाएंगे, लेकिन ये कमेटी कब गठन होती है, अपने सजेशंस कब देती है और कब ये लागू होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो लास्ट पे कमीशन थी उसने भी 2 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेट करवाया था, वो भी 2 साल लेट थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कमेटी लेट होती है, 2027 में वो रिकमेंडेशंस देती है, सजेशंस देती है, तो लागू वो 2026 तक ही होगी। मतलब आपको अरियर 1 साल का मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि अलाउंसेस में इफेक्ट पड़ता है। 1 साल के अलाउंसेस का जो अरियर है वो आपको नहीं मिलता है। तो हमारी तो सरकार से दरखास्त यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी मेंबर्स और चेयरमैन को गठन किया जाए, कमीशन को बनाया जाए और कमीशन जो है वो जल्दी से रिकमेंडेशन दे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन कवर होने वाला है? तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स, डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान
जवान, हमारे ऑफिसर्स, पोस्टल सर्विसेज, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी, यूजीसी एक्सेट्रा, और ऑटोनोमस बॉडीज जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, ये सब लोग, ये इन सब के कार्मिक भी 8th पे कमीशन के अंदर कवर्ड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना यहाँ पे आता है कि स्टेट के एम्प्लॉयज सेंट्रल पे कमीशंस के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं, हालांकि यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं सेंट्रल की पे कमीशंस के थ्रू। अब किन किन चीजों के बारे में बात हो रही है, ये सब कुछ सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई मिनिमम वेजेस पे बात हो रही है। डिटेल तरीके से इन्होंने बताया कि आज की डेट में मिनिमम वेज का जो बास्केट है उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं, सब डेटा पैक यूज करते हैं, और आज की डेट में हम जो कपड़े पहनते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, इसकी वजह से बास्केट में भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मिनिमम वेज जो है वो एक डिसेंट वेज हो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। क्योंकि आज की डेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मिला करती थी। तो एक डिग्निफाइड डिसेंट लाइफ के लिए मिनिमम वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50,000 तक इन्होंने बोला भी है। और लास्ट पे कमीशन मैं आपको बता दूं कि लास्ट पे कमीशन के लिए मिनिमम वेज 20,000 रखी गई थी, लेकिन फाइनली हुआ क्या था, लगभग 18,000 फाइनल हुई थी। सो कयास बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन जब फाइनल मॉडिफिकेशंस होती हैं तो चीजें जो थोड़ा अलग होती हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो मिनिमम वेज बनाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 50,000, 51,000 होगी, शायद क्या पता वो हो जाए। साथ ही जो ये फॉर्मूला है, एक्वाइड फॉर्मूला, इसको रिवाइज करने की डिमांड है, फैमिली यूनिट अपडेट करने की डिमांड है, क्योंकि फैमिली यूनिट पहले 3 रखी जाती थी कि मम्मी, पापा और बेटा, चिल्ड्रन। लेकिन आज की डेट में 2019 के अंदर लेबर मिनिस्ट्री एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि इस यूनिट को 3.6 किया जाए, क्योंकि इंडिया में फैमिली साइज बड़ा है। अगर हम पे स्ट्रक्चर और लेवल्स की बात करें तो बोला ये जा रहा है कि तुरंत ही बेसिक प्लस डीए को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब वैसे भी 0 से रीसेट होता ही है हर पे कमीशन के बाद। तो अगर आपको 1 जनवरी 2026 से अगर 8th पे कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन लागू करनी है, तो ये बेसिक प्लस डीए वाली रिकमेंडेशन तो इमीडिएटली लागू की जा सकती है। और लेवल मर्जर भी बोला गया है कि भाई जो लेवल 1 और 2 है उसको मर्ज करके एक लेवल बना दिया जाए, 3 और 4 को मर्ज कर दिया जाए, 5 और 6 को मर्ज कर दिया जाए। सो इससे क्या होगा, 3 ब्रॉडर लेवल्स बनेंगे। इनका इंटेंट है कि भाई सिंपल स्ट्रक्चर हो और नेट बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा एम्प्लॉयज को मिले। तो एक न्यू पे स्ट्रक्चर का डिजाइन यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है, ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉय बेनिफिट को फोकस किया जा सके। फिटमेंट फैक्टर, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन और पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं यहाँ पर होती दिख रही हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में ही बताया कि 7th पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। और 8th पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर 2.86 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो बेसिक जो सैलरी होगी वो 51,480 हो जाएगी। लेकिन फाइनल नंबर जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के बाद और पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमको देखने को मिलेगा। मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जो है वो 6th पे कमीशन लेकर आया था 2006 से। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सिविलियंस हैं, सिविलियन एम्प्लॉय है, उनका अगर प्रमोशन ना भी हो तो भी उनका करियर प्रोग्रेशन 10 साल के बाद, फिर 20 साल के बाद और फिर 30 साल की सर्विस के बाद लग जाता है। और वहीं डिफेंस की प्रैक्टिस है कि एमएसीपी लगता है 8 साल के बाद, 16 साल के बाद और 24 साल के बाद। अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतने सालों की सर्विस के बाद मिल जाते हैं। लेकिन डिमांड यहाँ पर यह है कि इन इंटरवल्स को शॉर्ट किया जाए और सबके लिए 5 साल कर दिया जाए। मतलब एमएसीपी हर 5 साल के बाद सभी एम्प्लॉयज को मिल जाना चाहिए, ताकि रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएं और ज्यादा बेनिफिशियल बन जाएं। और जो ग्रीवियंसेस हैं, बहुत टाइम से देखते हो ये एमएसी की जो ग्रीवियंसेस हैं वो भी एड्रेस हो जाएं। और वहीं अगर हम पेंशन के बारे में बात करें, आज कम्यूटेशन
15 साल में रिस्टोर होता है, तो इसको घटाकर 12 साल रिकमेंड किया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि पेंशन जो है वो हर 5 साल में रिवाइज हो जाए। पास्ट और फ्यूचर पेंशनर्स में समान पे पेंशन पैरिटी हो, एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को लाया जाए और मिनिमम पेंशन 25,740 रखने की बात यहाँ पर हो रही है। आज की डेट में मिनिमम पेंशन जो है वो 9,000 रुपए है, तो इसको बढ़ा के 25,000 मिनिमम पेंशन रखी जाए, ये डिमांड हो रही है। अलाउंसेस और वेलफेयर की अगर हम बात करें तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को बोला गया है कि इसको बढ़ाना चाहिए और इसका परव्यू भी एक्सपेंड करना चाहिए, कि जैसे कि जहां पर रिस्क है वहां पे अलाउंसेस को इंक्रीज करो प्लस एक्सपेंड भी करो, कि जो रेलवे एम्प्लॉयज रिस्क में आते हैं उनको भी आरएचए मिलना चाहिए। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर बम बनते हैं, जहां पे आर्म्स बनते हैं, वहां पर भी एम्प्लॉयज को जान का खतरा होता है। डिफेंस फैक्ट्रीज के अंदर भी जान का खतरा होता है। और आर्म्ड फोर्सेस के जो अन्य पर्सनल हैं जो कि हैवी डिपार्टमेंट्स को में काम करते हैं, उनको भी ये आरएचए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए और बढ़कर मिलना चाहिए। फिर आती है एफएमए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की बात। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बोला गया कि क्योंकि आज की डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और 66% तो मेडिकल एक्सपेंसेस सैलरी से ही एम्प्लॉय देता है या फिर आम आदमी देता है। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो 3,000 पर मंथ होना चाहिए। सीजीएचएस की सुविधाओं को इम्प्रूव करना चाहिए, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि अभी तक 12th तक बच्चों को मिलता है, इसके बाद बोला गया है कि आज की डेट में 12th तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देना सफिशिएंट नहीं है और इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक, मिनिमम ग्रेजुएशन तक देना चाहिए। डिमांड तो इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट तक भी है। ट्रांसफर पॉलिसी जो कि बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी में रहती है, बहुत ज्यादा एम्बिग्यूअस है। नॉर्थ ईस्ट वालों को राजस्थान वालों को तमिलनाडु, तो ऐसे ट्रांसफर पॉलिसी से अट्रीशन रेट बढ़ता जा रहा है, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है। तो ट्रांसफर पॉलिसी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और एम्प्लॉय फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाने चाहिए। प्रमोशन पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है, तो प्रमोशंस को भी फेयर करना चाहिए और फोकस स्टडीज के ऊपर होनी चाहिए। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की लिमिट बढ़ाई जाए, कवरेज जो है उसको बढ़ाया जाए और इंश्योरेंस पॉलिसी को और ज्यादा ब्रॉडर और बेटर करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेटर होनी चाहिए। और जेसीएम ने बहुत बड़ी बात इंटरिम रिलीफ की भी करी है। उन्होंने बोला कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इंटरिम रिलीफ एम्प्लॉइज को और पेंशनर्स को दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले पे कमीशन में भी 2 साल की देरी हुई थी, जिससे कि काफी लोगों को, काफी एम्प्लॉइज को बहुत परेशानी का कारण उठाना पड़ा। दोस्तों, ऐसे बहुत से एम्प्लॉइज हैं जो कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, लेकिन वो रुके हुए हैं 8th पे कमीशन के लिए। वो रुके हुए हैं कि जैसे ही उनको 8th पे कमीशन लग जाए तो फिर वो रिटायरमेंट ले लें, ताकि उनका पेंशन बेनिफिट्स बढ़ जाएं। तो इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने के लिए इंटरिम रिलीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के एग्जैक्ट क्लॉजेस को सरकार जो है वो जल्द ही रिलीज करे, 8th पे कमीशन के मेंबर्स का गठन करे और चेयरमैन को अपॉइंट करे। जो इम्प्लीमेंटेशन टारगेट है 1 जनवरी 2026 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो, ताकि एम्प्लॉइज के साथ साथ एस्पिरेंट्स का भी मनोबल और बढ़ सके। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि 8th पे कमीशन जरूर 1 जनवरी से लागू होगी, लेकिन रिकमेंडेशंस कब तक आती हैं इसका पता सरकार को ही पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आपको 8th पे कमीशन और अगले पे कमीशंस का बेनिफिट लेना है तो आपको पहले सरकारी जॉब पकड़नी पड़ेगी, आपको सरकारी जॉब निकालनी पड़ेगी। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।